नमस्कार। आप देख रहे हैं खलबल दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत कर रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 2-3 दिनों पहले ही कोऑपरेटिव के अध्यक्ष को लेकर के अनुमंडल परिसर में नामांकन जारी हुआ। और जैसा कि जानकारी में है कि कुल 4 उम्मीदवार इस मैदान में कूद पर हैं अपने भाग्य आजमाने को लेकर के। और कोऑपरेटिव का मतलब है सहकारिता से संबंधित जो किसानों को लाभ होना है। और इसी चर्चा में हमारे साथ खास चर्चा में जुड़े हुए हैं भदास उत्तरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र जी। और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि चूंकि ये पहले अध्यक्ष के साथ साथ इस मतदान में इनका अहम रोल है और ये मतदाता है, तो इससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पैक्स अध्यक्ष यानी चेयरमैन जो है इनका क्या आवश्यकता है और इनका चुनाव जो हो रहा है इससे मतदाताओं को क्या अपेक्षा है और कितनी बड़ी मात्रा में इनसे सहयोग प्राप्त होता है। और इस बार 3 उम्मीदवार हैं, तो उम्मीदवारों में किनकी भाग्य कहाँ पे आजमाएगी ये तो अब मतदान की पेटी तय करेगी। बहरहाल उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच किस प्रकार की अपेक्षा है इनसे हम जानने का प्रयास करें। खलबल दर्पण में आपका स्वागत है। कोऑपरेटिव का चुनाव आगामी 12 तारीख को होने वाला है और नामांकन तो हो गया है। वैसे में मतदाता आपकी जिम्मेदारी है और आप मतदान करेंगे, क्या अपेक्षा है? ये जो पद होता है ये पद किस लिए होता है, इसकी जानकारी। सबसे पहले मेरी तरफ से आपका नमस्कार जी। और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक गांव में आकर के अपनी सराहनीय बात को बताने के लिए आप मुझे मोटिव कर रहे हैं कि भैया आप बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या होने को है। हाँ, क्या है इसकी सब विशेष जानकारी ताकि आम जनों को भी इसकी जानकारी मिले। और आम जनता तो करीब जानती ही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। एक कोऑपरेटिव एक मदद की भावना है, समूह है, इसमें ही सभी आदमियों का एक मदद होनी चाहिए। कोऑपरेटिव एक संस्था है कोऑपरेटिव, ताकि उससे किसानों की उत्थान हो। अब रही कि मुझे कल 2 साल इसमें हो गया है, मैं 2 साल से अध्यक्ष हूँ और मैंने 2 साल के दरमियान जो मैंने अपने पैक्स में जाके देखा, खगड़िया कोऑपरेटिव बैंक में जाके देखा, चेयरमैन से भी मिले और सबसे बराबर मीटिंग सीटिंग होती रही, मिलते रहे। तो तत्काल जो पहले की जो चल रही परिपाटी है, प्रक्रिया है, वही चल रही थी। अभी अमित जी की नई नई योजना आने वाली है 2023 और 24 में। हम उन्हें तो बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कोऑपरेटिव के लिए और समूह के लिए इतना चीज, समिति के लिए इतना चीज सोचे हैं कि हमारे किसान बंधुओं को बहुत कुछ मिलने को है, जो पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सभी जनता लोग जानते होंगे। अब जहां तक कि जो वर्तमान चेयरमैन थे, मैंने जब से देखा उनकी कार्यभार जो शैली थी, तरीका था, वो तो ठीक था और योजना के हिसाब से जितनी भी थी उतना ही बताया जाता था और हम लोग उस पर खरा उतरे। तो जिसमें 2 बार इस बार लगा के मैंने 2 बार गेहूं धान की खरीद की है। मैंने गेहूं की खरीद 2021 में की थी शुरू, और 22 में नहीं खरीद हुई और 23 में भी संभव नहीं है कि खरीद हो पाएगी गेहूं। तो चेयरमैन का एक ही काम होता है कि योजना को उठा के सही रूप से जानकारी देना, पैक्सों को में मीटिंग के माध्यम से समझाना, उसको सही रूप से लागू करवा देना कि सरकार की ये मुहिम चल रही है, इस पे विशेष फोकस करते हुए उसको, इस कार्य को पूरा करें। तो किन किन योजनाओं की जानकारी पूर्व से चल रही, संबंध में कुछ जानकारी हो तो बताएं। नहीं, पूर्व की जानकारी तो उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान जब से हमारे सहकारिता मंत्री मोदी जी, अमित जी शाह ने जो घोषणा की, उसको तो पेपर के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से देखते रहते हैं। तो 23 और 24 में लागू होगी, तो हमें उम्मीद है कि 23 और 24 में जो सरकार की योजना अगर लागू हो जाए तो हम किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज है। किसानों का भविष्य बन जाएगा और अच्छी मुनाफा भी मिलेगी खेती के माध्यम से, और करीब करीब किसानों को हर चीज का मुहैया हो जाना चाहिए। देखिए, अभी जैसा कि आपने बताया कि 2 टर्म आप इस पद पे रह चुके हैं, ठीक है? 2 साल, हाँ, 2 साल ही वक्त हुआ है। हाँ जी, 2 साल हुआ है। तो इसमें आपको जो लाभ प्राप्त हुआ अपने चेयरमैन के माध्यम से, ठीक है, किन किन योजनाओं की जानकारी मिले और कौन धरातल पे भी रन कर रहा है, ये तो आपने जो बताया कि 23 और 24 की, ये तो बाद में जब लागू हो जाएगा तब उस योजना की जानकारी आप दे पाएंगे या किसानों को लाभ मिलेगा। पूर्व में चूंकि चुनाव अभी है 12 तारीख को, इससे पहले कितने योजनाओं का लाभ मिल पाया आपको, चूंकि आप मतदाता हैं, और आपके माध्यम से ग्रामीणों को कितना लाभ मिल पाया है, इस संबंध में कुछ बात जानना चाहेंगे। अभी लाभ क्या, जो तो पुरानी पद्धति के अनुकूल तो कुछ नई चीज तो थी नहीं। क्या क्या था? हम अब तो जब 2 साल के बनस्पत को एक तो धान खरीद, गेहूं खरीद, योजना की लोन देने की तो बात हुई नहीं कि लोन तो हुई।
अब लोन बकाया है, जब तक लोन वापसी ना होगा तब तक नहीं लोन, सरकार की कोई नीति है ही नहीं लोन देने का। किसान अपना लोन लेके रख चुके हैं, ब्याज बढ़ रही है और यही नहीं रही किसान, जबकि ब्याज भी माफ किया जा रहा है, फिर भी किसान नहीं पूरा कर रहे हैं। किसान की क्या सोच है, मनसा है, मैं नहीं जो बता पाऊंगा। मैं तो कहता हूँ भैया किसान आप लोन दो, फिर नई लोन मिलेगी। किसान अस्त व्यस्त है, क्या है पता नहीं, जा नहीं रही है बैंक तक। अब बैंक और हमने तो डायरेक्टर और हर चीज से बात की कि किसानों के पास जो लोन बची हुई है कोऑपरेटिव की, वो तस्ली भी कैसे हो। तो इसमें भी बात चल रही है कि ठीक है तस्ली करने का और प्रक्रिया मैंने गांव में घुमाया, माइक के द्वारा घर घर जाके भी संपर्क किया कि भैया आप पुरानी लोन को चुकाओ और फिर नया लोन के लिए बैंक से हम लोग बात करते हैं। तो वो भी तो नहीं हो पाई। बहुत सारा लोन चुका है, ऐसा बात नहीं है, बैंक लोन बहुत सारा गया है, लेकिन बहुत सारे परसेंटेज का फिर बाकी है। अब रही कि जानकारी, हम अध्यक्षों की मीटिंग में जो जानकारी होती थी का लोन चुकाई, यही खरीद वगैरह की, अब विशेष योजना के बाद ही सरकार की विशेष योजना आएगी, नीति आएगी, तभी है ना कुछ होगा। अच्छा एक बात बताएं, जैसे किसान को, जैसे भी आप भदास उत्तरी पंचायत के अध्यक्ष हैं, किसान को आप कौन कौन सा इस विभाग के माध्यम से अध्यक्ष होने के नाते, पैक्स अध्यक्ष होने लाभ आप पूर्व से अभी तक दिए हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए अभी तक तो किसानों को लाभ थोड़ा बहुत से मिला है, सिर्फ गेहूं खरीद और धान खरीद, ठीक, इसमें ही लाभ मुनाफा मिल है किसानों को, जो बिचौलियों से बचे हैं और पौने पौने दाम में जो बेचते थे उससे उनकी राहत हुई, अच्छी मुनाफा हुई किसानों को, और दूसरी तो कोई बात नहीं। अच्छा आपके इस भदास पंचायत में सहकारिता समिति के द्वारा कोई गोदाम है? जी नहीं, गोदाम नहीं है। मैंने गोदाम के बारे में चर्चा भी किया, तो ऐसी कोई सरकारी जमीन मुझे पता नहीं है, नजर में नहीं आया। मैं किसानों से बात किया हूँ कि भैया अगर आप गोदाम बनाने के लिए अपनी जमीन सुरक्षा से दे तो या सरकारी जमीन सब लोग मिलकर के या सरकारी, हाँ तो सरकारी जमीन की प्रक्रिया तो सरकारी कर्म के हिसाब से होगा। मुझे तो उतना पता नहीं कि कहाँ जमीन है नहीं है गवर्नमेंट की जमीन, तो वो प्रक्रिया तो आगे ही चल सकता है, उनकी जानकारी मेरे जानकारी के बाहर। अच्छा ये ट्रैक्टर का भी है, फर्टिलाइजर का है, अन्य तरह की भी कुछ है। क्योंकि पूर्व में 2-3 दिन पहले हम शहर बनने गए थे और वहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार यादव जी, और उनके माध्यम से गोदाम का शुभारंभ कराया गया। उनसे जब चर्चा के दौरान बताया गया तो वहाँ जो सहकारिता समिति थे दीपक कुमार जी उन्होंने बताया कि ढेर सारे जो है विभिन्न तरह के जो लाभ सहकारिता समिति के माध्यम से और सहकारिता विभाग के माध्यम से प्राप्त हो पाता है, जिसमें कि ट्रैक्टर का भी है। और उन्होंने बताया कि हम तो स्पेशल कह दिए हैं किसानों को कि आप ट्रैक्टर ले जाइए, तेल पे की बात है, और आप जोताई करा लीजिए, अन्य तरह की विधि व्यवस्था। तो आपके माध्यम से इधर कितने, इस पंचायत में कितने लाभ मिल पा रहे हैं? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अच्छी तरह से देखा जाए, अच्छी नजरिया से और चलाया जाए, तो इतनी बेनिफिट है कि किसानों को हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहले कि आप गोदाम बनवाओ, गोदाम जब हो जाने के बाद ही ट्रैक्टर, जितने भी खेती का उपकरण है, ट्रैक्टर से थ्रेशरिंग, जीरो टिलेज मशीन यानी बीज बुआई के लिए, रोटावेटर, कल्टीवेटर जो भी आता है, गेहूं की कटाई के लिए सभी उपकरण मिलते हैं। और साथ साथ खाद, जैसे इस बार मैंने लाइसेंस खाद की बनवा चुका हूँ समिति के नाम से, और ये अगले 2 महीने के बाद खाद का। अच्छा जिस उपकरण का आपने बात बोला, क्या उपकरण जो है विभाग आपको मुहैया कराया है? नहीं, मुझे नहीं, जब तक गोदाम नहीं अवेलेबल होती है तब तक नहीं, उसके रख रखाव के लिए गोदाम के निवार, गोदाम की व्यवस्था है। अच्छा चलिए 12 तारीख को अब चुनाव होने वाला है, क्या अपेक्षा रहेगी उन सभी उम्मीदवारों से? ये तो फ्रीडम है, पूर्ण आज़ादी है, हम अध्यक्ष हम भी खड़े हो सकते हैं। और रही कि जो मेरे पैक्स अध्यक्ष के मित्र दोस्त, एक परिवार सब है, और जो भी नामांकन करा चुके हैं चेयरमैन के लिए, उप चेयरमैन के लिए और डायरेक्टरों के लिए, सभी को नमस्कार। और हम यही चाहेंगे कि जो हो चुकी वो हो चुकी, जो बीत गई बात गई, आने वाले समय में कुछ ऐसी सोच रखिए, कीजिए, क्योंकि आपके जिले में सहकारिता का नाम बहुत ऊंचा बुलंद हो। एक और बात, अब अपने अच्छी बात बताई, अब थोड़ा सा किसानों की अगर हम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें, ट्रेनिंग की अगर बात करें, तो कृषि विभाग जो बड़ी मात्रा में इस पे खर्च कर रही है, लेकिन वाजिब में किसानों को इसकी ज्ञान की अनुभूति प्राप्त नहीं हो पाती है, ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। इसको लेकर के आपकी क्या विचारधारा, क्या करना चाहेंगे? देखिए सर, इसमें मैं भी किसान हूँ और मैं भी कितनी बार मैंने गया हूँ किसान मीटिंग में, मेले में। ये तो मार्केट शहर की व्यवस्था है। जब किसानों को मान लीजिए बुलाया जाता है कि ये शहर में मेला है, किसी चीज पे जागरूक करना है,
कैसे बुआई हो, जुताई हो, ये सब पर जागरूक जब फसल के हिसाब से किया जाता है तो गांव से बहुत कम किसान जा पाते हैं, युवक जा पाते हैं। तो हमें यही कहना है कि अगर इस चीज को गांव में किया जाए, छोटे रूप में पंचायत के हिसाब से, कस्बे स्तर पर, हाँ पंचायत और कस्बे के हिसाब से किया जाए चौपाल के तहत, तो युवा अप्रोड जितने भी हैं उन सबको एकत्रित करके आगामी खेती कैसे होने वाली है, जैसे अभी खरीफ की आने वाली है, खरीफ की खेती के लिए मोटिवेशन किया जाए, बताया जाए किसानों को कि अच्छी बीज, अच्छी खाद, कैसे निराई गुड़ाई, कैसे बीज पौधा संरक्षण हो, अगर किया जाए तो बेहतर है। अन्यथा मार्केट खगड़िया जिला जाकर के सभी किसान ऐसा लाभ नहीं उठा पाएंगे। अच्छा, एक और बात है, जब चूंकि आप किसान से संबंधित अगर बात करते हैं तो पूर्व में प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर कृषि मार्केट हुआ करता था, बाजार होता था, वहाँ पे जितने भी किसान थे अपने अनाज को ले जाकर वहाँ पे बिक्री करते थे। लेकिन अब के वर्तमान स्थिति में वो सारा खत्म कर दिया है। क्या लगता है, पुनः इस चीज को लाना चाहिए सरकार को? देखिए, किसान मार्केट जो उस समय की किसान को सही मार्केट नहीं मिल पा रहा है, किसान को तो सही मार्केट नहीं मिल पा रहा है। सही बात है कि बिचौलिए के माध्यम से हमारी जो नीति लागू हो रही थी, सरकार की नीति किसान के लिए जो चल रही थी, अगर वो लागू हो जाती तो बेहतर ही किसान के भविष्य के लिए होता। लेकिन नहीं लागू होने कारण है कि अच्छी मूल्य, अच्छी मार्केट कहाँ मिलेगी? तो माध्यम तो गवर्नमेंट होगी ना, तब ना डायरेक्ट किसान तो कुछ कर नहीं पाएगा। नहीं गवर्नमेंट तो मार्गदर्शन जरूरी है, सही प्लेटफॉर्म जरूरी है किसानों के लिए, जो नहीं हो पा रहा है। यही कारण है किसान लगाने में लागत तो लगाता है, लेकिन उसकी सही रूप लागत के ऊपर नहीं हो पाता। जैसे मौसम खराब हो गई, ओलावृष्टि हो गई, आंधी तूफान आई, हमारे यहाँ गेहूं की फसल गिर चुकी है, उसकी वेट घट गया और रेट भी अच्छी नहीं है। अगर हमारी यही समिति टैक्स यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एमआरपी यानी गेहूं और धान की अच्छी एमआरपी सरकार दे दे, फिक्स कर दे, तो बिचौलिया के हाथ गेहूं धान तो जाएगा नहीं, सही रूप से गेहूं खरीदोगी, धान खरीदोगी, ये तो हो नहीं रहा ना। अच्छा, जो किसान आपके यहाँ पैक्स के माध्यम से गेहूं देते हैं या धान देते हैं, तो उनके लिए ई किसान रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल बनाया गया है, ये अनिवार्य है क्या? एकदम अनिवार्य है जी। देखिए, ऐसे दोनों पोर्टल बनाया गया है रजिस्ट्रेशन में, ई किसान रजिस्ट्रेशन में, रैयत और गैर रैयत। अच्छा, अब रैयत आप हैं तो कराएंगे रजिस्ट्रेशन, गैर रैयत जो ठिका लेके दूसरे ठिका बटैया का जो बात होता है, ठिका बटाई जो करता अच्छा, है, वो बहुत किसान वो नहीं जान पर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो किसान जो बटैया पे खेती बुनते हैं, ठीक है, तो वो कैसे उस पेपर को बना करके ई रजिस्ट्रेशन करेंगे? नहीं, तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वही है। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के समय उसमें बताया जाता है कि रैयत या गैर रैयत। तो रैयत में हो गया कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट लगाना है, रसीद वगैरह लगना पड़ता है। ठीक। और जो किसान खेती ठिका पर करते हैं या बटेदारी करते हैं, उसे कुछ मिलता नहीं है, किसान देते नहीं है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं गैर रैयत के हिसाब से। तो गैर रैयत में अभी देखिए हर जगह किसान अपना खेती कम करते हैं, गैर रैयत हिसाब से ज्यादा दे देते हैं कि भाई अपना 10 एकड़ खेत है, 15 एकड़ खेत है, तो बच्चे लोग नहीं, हम परेशान होते हैं, तो चलो 2 एकड़ अपना करते हैं नजदीक का और 8 एकड़ दे देते हैं दूसरे को, बटेदारी लगा देते हैं या ठिका लगा देते हैं। तो उन जब क्षति होती है तो उन लोगों को मुआवजा नहीं मिलने के कारण घाटा लगता है बहुत ज्यादा, तो छोड़ना चाहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, इस बार घाटा लग गया, ओलावृष्टि हो गई या कुछ हो गया, गेहूं का रेट नहीं रहा, धान नहीं उपज हुई, बारिश की कमी के कारण मैं नहीं करूंगा खेती, ऐसा परेशानी चलता है। अच्छा, तो गैर रैयत का जब वो कागज बना लेते हैं तो वो कागज कैसे बनाएंगे, उसमें क्या जानकारी आपके पास है, क्या मार्गदर्शन देना चाहिए? नहीं, तो हम तो बताते हैं कि भाई जो करते हैं आप वहाँ जाएं, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, गांव में भी खुला हुआ है, बताते हैं वहाँ जाकर करें, वो सब मार्गदर्शन करके बताते हैं क्या क्या पेपर डॉक्यूमेंट लगेगा। अच्छा, जैसे गैर रैयत का जब कागज उनको मिल गया तो फिर वो अपने फसल को इंश्योर करा सकते हैं? इंश्योर कराने की बात जैसे अचानक अगर ओलावृष्टि हो गया, पानी में डूब गया, फसल गल गया, ठीक है, तो उस फसल को देखरेख करने के लिए कौन है? जैसे आप अचानक अभी देखिए देख रहे हैं कि अगर आप रोड पे चले, अचानक एक्सीडेंट हो गया, कोई तरह का बात हो गया, तो सरकार मुआवजा देती है। आपका दुकान जल गया, दुकान में लूट हो गई, तो सरकार मुआवजा देती है। अब किसानों को उनका फसल बर्बाद हो जाए, कौन मुआवजा दे? क्या करे किसान? कर्जा गुआम लेकर किसान तो सारा चीज करता है, ठीक है, और आज बाढ़ आ गया, आज फसल जल गई, आज इस तरह का बात हो गया, ठीक है, उस अवस्था में कैसे होगा? बीच में आप देखेंगे कि बोसत्ता पंचायत में ही कई एकड़ किसान गेहूं आग लग गई। अभी तक मुआवजा मिला कि नहीं बोला वो तो हाँ तो स्थानीय लोग बताएंगे, लेकिन मुआवजा का प्रावधान बाद में हुआ।
तो इस प्रकार से कुछ खास चीजें होनी चाहिए किसानों के एकदम, लिए, एकदम, एकदम। तभी तो लाभ मिल पाएगा। तो किसान तो ऐसे ही कर्जा लेकर करके गहना गिरवी रख करके वो फसल की बुआई करेगा, निराई करेगा। जब फसल कटने की बात आती है तो कहीं न कहीं किसी तरह का बात हो जाता है और बेचारा घर का कर्जा हो जाता है। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताया आपने। अगर किसान किसी का खेत लेके करता है खेती, ठीका और बटेदारी लेके, अगर ओलावृष्टि हो या बिजली की शॉर्ट सर्किट कर आग लग गई हो, किसी भी अन्य प्रकार अगर फसल क्षति हो गई, तो वो मुआवजा मिलनी चाहिए उसे जो खेती कर रहा है, हाँ, ना कि उस किसान का जिसका प्रॉपर्टी है, जमीन है, वो उसको नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए उनको, हाँ। क्योंकि उन्होंने पूंजी लगाया, तन मन धन सब लगाया उसमें, उनको मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक सर्वे होनी चाहिए कि वास्तव में इस प्लॉट का, क्योंकि वो तो रजिस्ट्रेशन देंगे, रजिस्ट्रेशन पे दिखाएंगे मैंने इस जगह किया, उसका वीडियोग्राफी करा के या स्टिल करा के, जो भी माध्यम हो सरकार, लेकिन ये उसकी मुआवजा गवर्नमेंट को देनी चाहिए 100%। चलिए, बहरहाल देखिए, अभी धर्मेंद्र जी किसानों के संबंध में विस्तृत जानकारी और अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। किसान को भी जागरूक होना चाहिए। और पुनः आपको बता दें कि आगामी 12 तारीख को कोऑपरेटिव के अध्यक्ष यानी चेयरमैन का चुनाव होने वाला है और ये मतदाता के रूप में है और तमाम जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं वो सभी मतदाता के रूप में अपना मतदान करेंगे और अपने जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप जो है अपने अध्यक्ष को, चेयरमैन को चुनेंगे और जो निर्दिष्ट है उसको भी लाभ लेने का प्रयास करेंगे। आगामी समय में हो सकता है सरकार का नई योजना का लाभ इन लोगों को मिले तो और ज्यादा किसानों को लाभ मिल पाएगा। चूंकि मतदान का समय है तो मतदान संबंधित हम मतदाता से बात कर रहे हैं, ये कितना संतुष्ट है, इस सभी बातों का जानकारी हम लिए। अगले क्रम में अनेक जो अन्य गांव के जो पैक्स अध्यक्ष है, जो मतदाता है, उनसे भी हम वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। उनका क्या विचार है, उनका क्या सुझाव, वो कितना संतुष्ट हुए, उससे भी हम बात करेंगे। बहरहाल लगातार खबरें देखते रहिए, बने रहिए खलबली दर्पण न्यूज पे। धन्यवाद। हम किसानों दोस्तों को नमस्कार और टैक्स समूह टोटल भाइयों को नमस्कार। टैक्स परिवार